सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सफरी समझौते के तहत चलने वाली ट्रेन, इसी वजह से इसका नाम भी समझौता एक्सप्रेस पड़ा। 2007 इसी समझौता एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगी जिसमें 68 अफराद जल गए, कई जख्मी भी हुए इस हादसे में। मरने वालों में बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। यह हादसा एकदम नहीं हुआ था बल्कि वर्जिश की गई थी, क्योंकि तहकीकात के बाद ये इंकशाफ हुआ कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने ट्रेन को आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल, सल्फर और पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया और आग लगाने के लिए ये बॉम्ब ट्रेन के अंदर छुपा दिए गए। ट्रेन के दरवाजे भी अंदर से बंद थे और उस ट्रेन में 757 अफराद सवार थे, जिनमें 500 से ज़ायद पाकिस्तानी थे। भारत की इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल ने समझौता एक्सप्रेस में होने वाले बम धमाकों की जिम्मेदारी सरेआम कबूल की और मुसलमानों के खिलाफ मजीद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान भी किया था। पाकिस्तान ने इस सानहे की तहकीकात के लिए भारत को दावत भी दी, जिसे भारत ने कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन भारतीय हुकूमत इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के चेहरे से निकाब हटाने से इनकार भी करती रही, क्योंकि भारतीय हुकूमत हरगिज़ ये पसंद नहीं करती कि इस आतिशज़दगी में जो खुफिया हाथ थे वो बेनकाब हों और सारी दुनिया समझौता एक्सप्रेस की आतिशज़दगी में मुलव्वस इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का चेहरा देखे। समझौता एक्सप्रेस धमाके की साजिश तैयार हुई 2006 में, जिसमें भारतीय फौज का ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहित शामिल था। उसने हिंदू शिद्दत पसंदों से मिलकर दहशतगर्दों को तरबियत दी। ये वो सानिया कह लें जिसके लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आज भी सानिया समझौता एक्सप्रेस भारत की सेकुलरिज्म पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिर्फ समझौता एक्सप्रेस नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद और हर वो वाक़या जिसमें पाकिस्तान या मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंची हो, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती हुई हो, किसी मुसलमान की हक तलफ़ी हुई हो या पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ हो, भारत ने कभी ऐसे किसी वाक़ये के ख़िलाफ़ कोई तहकीकात नहीं करवाई। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला भी सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने जी बीजेपी को बम धमाके का जिम्मेदार करार दिया था, भारतीय जनता पार्टी को बम धमाके का जिम्मेदार करार दिया था। तहकीकात हुई तो इस घनौनी साजिश में हिस्सा लेने वाले भारतीय फौज के कई चेहरे भी बेनकाब हुए। तहकीकात के बाद उस वक्त के हाजिर सर्विस भारतीय कर्नल प्रोहित और मेजर अपाधिया, इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा समामी असेम आनंद और कमल चौहान धमाके में मुलविस पाए गए। मरकजी मुलजिम आनंद ने एतराफ़ जुर्म भी किया कि भारतीय फौज की मदद से ये दरिंदगी RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीम और तंग नज़र हिंदुओं की कारस्तानी थी। अच्छा, सानिया का मास्टरमाइंड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहित था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। भारत की रियासत महाराष्ट्र की पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड ने कर्नल प्रोहित पर चार्जशीट जारी की कि वो धमाके की साजिश का मास्टरमाइंड था और उसने धमाका खेज मवाद फराहम किया और धमाके के लिए RDX फराहम किया। महाराष्ट्र की अदालत को बताया गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहित ने ही धमाके के लिए 3,98,000 रुपये हवाले के ज़रिए फराहम किए और फंड्स भी इकट्ठे किए। इस सानिए को 12 साल गुजर चुके हैं। अदालती कमीशन और तहकीकाती रिपोर्टों के मुताबिक मुलजिम भी नामजद हो चुके हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक ना समझौता एक्सप्रेस में मरने वालों के नामजद कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई ठोस इकदाम हुआ। इसका नुकसान किसको हुआ, आपने कभी सोचा? वक्ती तौर पर पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान के शहरी इस वाक़ये में जल गए, जान से भी गए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान आपको पता है किससे हुआ? खुद भारत को। लॉन्ग टर्म नुकसान भारत को हुआ। कैसे? अगर भारत उस वक्त अपने अंदर मौजूद
हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से ना कुतराता, ना इनकार करता, तो आज का भारत ये ना होता जिसमें मुसलमान आज़ादी मांग रहा हो। देखें ज़रा क्लियर, आज का भारतीय मुसलमान खुद भारत से आज़ादी मांग रहा है। आपने सोचा क्यों मांग रहा है? इसलिए कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। माजी में अगर भारत मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरतों को रोक लेता, माजी में अगर भारत अपने अंदर बसे हुए मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर देता, क्या में पाकिस्तान के बाद अगर भारत को ये समझ आ जाता कि मुसलमानों के साथ मुसलसल ज़्यादती ही पाकिस्तान के क़याम की वजह से हुई, तो आज का भारत ऐसा ना होता। लेकिन हुआ क्या? समझौता एक्सप्रेस के सानहे के बाद क्या हुआ? बीजेपी, वो तंजीम जिसे भारत के साबिक वज़ीर दाखिला ने समझौता एक्सप्रेस का जिम्मेदार करार दिया, वो तंजीम आज भारत की हुक्मरान जमात बनी बैठी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो शख्स जिसके दामन पर गुजरात के हज़ारों मुसलमानों के खून के धब्बे हैं, उसी बुनियाद पर अमेरिका ने उस शख्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। आपको याद होगा, वो शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, आज वो भारत का वज़ीर आज़म बना बैठा है। और वो शख्स जो सरेआम कहता है कि मुसलमानों की औरतों को उठा लो, मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाओ, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। वो शख्स जो बजरंग दल का इंतहा पसंद सरगना है, जिसका नाम योगी आदित्यनाथ, वो आज भारत के एक सूबे का वज़ीर आला बना बैठा है। माजी में तो साजिश के छुप कर तकरीबन 600 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन आज भारत में ये काम खुलकर किया जा रहा है, सरेआम। आज भारत में मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती को कानूनी शक्ल दे दी गई। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो कि कानूनी शक्ल दे दी गई कि खुलकर जुल्म करें इन लोगों पर, चूंकि इनका कसूर है कि मुसलमान है और भारत में रहते हैं। आज भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है देखें जरा। बीजेपी के सरकारी ओहदेदार हैं जो भारत में अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले भारतीय मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि एहतजाज से बाज आ जाओ वरना तुम्हें कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भारत का सेकुलरिज्म, ये इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। ये है भारत की जमहूरियत, ये भारत की हुकूमत, या फिर कह लें कि ये है शाइनिंग इंडिया। ये है इंडिया का शाइनिंग चेहरा जिसमें 20 करोड़ मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मारा जा रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के क़याम की वजह जान लेता तो शायद आज भारत का मुसलमान बहुत सुकून से होता, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर भारत का मुसलमान पाकिस्तान के क़याम की वजह जान लेता, भारत का मुसलमान अगर जान लेता कि दो कौमी नज़रिया था क्या, पाकिस्तान बना क्यों था, तो वो आज भारत में इस तरह सफ़र ना कर रहा होता, बल्कि आज बहुत सुकून में होता। ये मैं भारत के मुसलमानों से कह रही हूँ। आज वो रियासतें जिनमें अक्सरियत भारतीय मुसलमानों की है, वो पाकिस्तान का अगर हिस्सा होती तो आज का भारतीय मुसलमान क्या पुरसुकून ज़िंदगी ना गुजार रहा होता? बिल्कुल गुजार रहा होता, फ़ज़ा में सांस ले रहा होता, कलमा पढ़ने पे पाबंदी ना होती, गाय का गोश्त खाने पे पाबंदी ना होती, नमाज पढ़ने पर पाबंदी ना होती जुमे की। कल जो समझौता एक्सप्रेस के जिम्मेदार थे वो आज भारत के इक़्तिदार के हकदार ठहरे। कल जो गुजरात में मुसलमानों के कातिल थे वो आज भारत के सबसे बड़े ओहदे पर बैठने के लायक ठहरे। कल के वो मुजरिम जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की थी वो आज उसी जगह पर राम मंदिर बनाने वाली कमेटी के रुकन बना दिए गए। और भारतीय मुसलमान, भारत के मुसलमान का हाल, भारत के एक आम मुसलमान शहरी का हाल अब ये हो चुका है कि उसको एक हिंदू लड़की से बात करने की इजाज़त तक नहीं है। ये देखिए ज़रा, एक आम से भारतीय मुसलमान का, ये जो भारतीय मुसलमान से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, आपको लग रहा होगा कि पुलिस ऑफिसर है? बिल्कुल नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था इन्वेस्टिगेशन करने वाला, कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे का मुलाजिम भी नहीं था। ये कारकुन है भारतीय इंतहा पसंद हिंदू तंजीम बजरंग दल का। अब भारत में कानून की रखवाली सपुर्द कर दी गई इस तंजीम के, ना सिर्फ ये तंजीम बल्कि आरएसएस के कारकुनों के भी। अब ये बताते हैं कि भारत का कानून क्या कहता है।
ये करते हैं तशरीह भारत के कानून की, और कुछ इस तरह तशरीह करते हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं, अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तारीफ करते हैं भारत के आइन की। ये वो हकाइक हैं जिनसे भारत समेत पूरी दुनिया मुंह नहीं मोड़ सकती, ये मुकर नहीं सकते। ये सबूत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज भारत में मुसलमानों के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मसला कर रही है तो यकीन जानिए वो मुसलमान की शनाख्त है, यानी उसका मुसलमान होना उस बेचारे के लिए वह मसला बना हुआ है। उनके मुसलमान होने की वजह से उनका क्या हाल किया जा रहा है। एक और क्लिप है टीम, ज़रा वो भी चलाइएगा। तशद्दुद हो रहा था एक मुसलमान पर, लिहाजा पूरा मजमा खड़ा देख रहा था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कोई इस शख्स को नहीं बचा सका जिसको मारा जा रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मुसलमान था और इसका मुसलमान होना भारत में एक जुर्म बन गया था और इसलिए इसका खात्मा ज़रूरी हो गया था। पहले तो भारत में मुसलमानों को मारने वालों को दहशतगर्द या फिर मुजरिम कहा जाता था। आज इनको कानून का मुहाफिज, भारत का हीरो कहा जाता है। भारत को आज समझौता एक्सप्रेस जैसे सानहे की साजिश की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो मुसलमान को मारना भारत में जायज़ है, भारत का कानून है। भारत का वज़ीर आज़म कौन? मुसलमानों का कातिल। भारत का वज़ीर आला कौन? मुसलमानों का दुश्मन। भारतीय सूबों के चीफ मिनिस्टर्स मुसलमानों के कातिल या इनके दुश्मन। ये है दुनिया की सबसे बड़ी, क्या कहते हैं ये अपने आप को, हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। ये है जमहूरियत की डेफिनेशन भारत की नज़र में। ये है दुनिया की वो रियासत जो एक सेकुलर स्टेट कहलवाती है। इनको पता भी नहीं कि सेकुलर स्टेट होती क्या। वैसे मोदी से इसके अलावा किसी और चीज़ की क्या उम्मीद भी की जा सकती है? तवक्को की भी नहीं जा सकती, इसलिए कि जो शख्स खुद मुसलमानों को मारकर उनकी लाशों की सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार तक पहुंचा, उसकी नाक के नीचे मुसलमानों का कत्लेआम ही होना था ना, और हो भी रहा है। और क्या आप उम्मीद करते थे इस शख्स के वज़ीर आज़म बनने के बाद? अब मैं भारतीय मुसलमानों से इजहार हमदर्दी करूं, अफसोस करूं, उनकी हालत पर रोऊं, उनके लिए क्या करूं? आज उनको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाओ। आज भारत में कलमा पढ़ने वाले को बोला जा रहा है कि अगर कलमा पढ़ना तो पाकिस्तान में जाकर पढ़ो। लेकिन मैं भारतीय मुसलमानों को कहूँगी कि पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारत में ही अपना पाकिस्तान बनाओ। भारत से एक और पाकिस्तान हासिल करो। भारत में लगाओ वही नारा जो मकबूजा कश्मीर में लग रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। देखिए ये नारा मकबूजा कश्मीर के साथ साथ देखा आपने अब भारत में लगना शुरू हो गया। शायद ऐसा हो सकता है कि जिस भारतीय मुसलमान को आपने पाकिस्तान जाने का कहा, वो अपनी ज़मीन लेकर पाकिस्तान जाने का फैसला कर चुका हो। भारत ने जो नारा मकबूजा कश्मीर से ख़त्म करने की कोशिश की, वो नारा अब पूरे हिंदुस्तान में भी लग रहा है। जिस नारे के खौफ से भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज तैनात की, वो नारा तो अब भारत के अंदर भी लगना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे भारतीय लोग? अब क्या करेंगे? बहादुर बच्ची थी, बहुत बहादुर, जिसने पूरे मजमे में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया वहाँ खड़े होकर, और इस नारे का जवाब भी पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज से दिया गया। यानी ये नारा अब भारत में रहने वाले मुसलमान के दिल में भी जन्म ले चुका है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, ये जानते हुए भी कि भारत के मुसलमान के दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, ये जानते हुए भी कि भारत अपने अंदर रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को सिवाय मौत के, सिवाय ज़्यादती के, सिवाय हक तलफी के और कुछ नहीं दे सकता। जानते हुए भी कि भारत अब एक मुकम्मल हिंदुत्वा रियासत बनता जा रहा है, ये जानते हुए भी कि भारतीय मुसलमानों के लिए एक और पाकिस्तान का क़याम ज़रूरी हो गया है। भारतीय मुसलमानों के रहनुमा इस बात से नहीं मालूम कि क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों इनकार कर रहे हैं। देखें ज़रा, मुझे रहम आ रहा है, तरस आ रहा है अब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी हालत पर, और अगर मैं मजबूरी कह दूं तो गलत नहीं होगा। कब तक इस खुशफहमी में आप लोग मुब्तला रहेंगे? असद साहब ख़ासतौर पे मैं आपसे मुखातिब हूँ, कब तक इसको खुशफहमी ना कहें नाजरीन तो क्या कहें?
कि भारत आपको कबूल कर लेगा? आपको अभी भी लगता है कि भारत आपको कबूल करेगा या भारत आपको अपना शहरी मान लेगा? भारत आपकी कुर्बानियों का एतराफ़ कर लेगा? आपको लगता है ऐसा होगा? भारत तो भारत रहा ही नहीं भाई साहब। भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब समझते हैं हिंदुस्तान का? क्योंकि अपने लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं और ख़ुद भी शायद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं या अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं। खुशफहमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि आपको खुशफहमी है, और मैं आपको ज़रा आईना दिखाऊंगी कि ऐसा नहीं होगा कि भारत आपको एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। क्यों अपने लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं? क्यों अपने लोगों से आप झूठ बोल रहे हैं? और कब तक बोलेंगे? हिम्मत करें, सच बोलें, बताएं कि अब हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने के लायक नहीं है। ये है सच, और सच अक्सर कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच होता है। बोलें सच कि भारत के मुसलमान भी वही चाहते हैं जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान चाहते हैं। जाएं अक़वाम मुत्तहिदा और बोलें वहाँ जाके कि भारत के मुसलमान अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारत के मुसलमान अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। बताएंगे सच, बताएं और बनाएं अपनी अलहदा मुसलमान रियासत। आए पाकिस्तान अपनी ज़मीन को साथ लेकर, अपनी ज़मीन को साथ लेकर। अब भी आप लोग कूफियों वाला किरदार अदा कर रहे हैं। याद है कूफा में कूफियों ने कैसा किरदार अदा किया था? कूफियों ने क्या अब भी आप लोग अपने वोटर से, अपने अवाम से झूठ बोलेंगे? और कब तक बोलेंगे? भारत के मुसलमान पर ज़मीन तंग हो चुकी है, इसलिए तो बनाया था पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब समझ आई आप लोगों को, जिनके बाउजदाद ने साथ नहीं दिया था तब। अगर पाकिस्तान नज़र नहीं आता तो एक नज़र कश्मीर पर डाल लें। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो कर्फ्यू है उसे 200 रोज़, 200 सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 200 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। 200 दिन में आप सोचें, उनके 200 दिन ज़िंदगी क्या, मतलब मुसलमानों पर आए रोज़ जुल्म किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं। माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं। दाढ़ी देखकर गोली मारी जाती है। लेकिन मकबूजा कश्मीर का मुसलमान आपसे कहीं ज़्यादा बहादुर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मरते मरते भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाता है कि वो जानता है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद रियासत है जो उसकी आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आपसे कहीं ज़्यादा बहादुर तो ये बच्ची थी जिसका मैंने क्लिप चलाया था अभी, जिसने बगैर अंजाम की परवाह करते हुए, कुछ भी हो सकता था ना नाज़रीन, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जो होगा देखा जाएगा। बगैर किसी अंजाम के परवाह करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया इस बच्ची ने। और आप सफाइयाँ दे रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान के हैं। आप होंगे भाई हिंदुस्तान के, भले हिंदुस्तान के हों, लेकिन मान लीजिए हिंदुस्तान आपका नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तान तो आपका कभी था ही नहीं। आज का हिंदुस्तान माजी के हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा बेरहम है। आज भारत की हालत देखकर यकीन जानिए मुझे पाकिस्तानी होने पर मज़ीद फ़ख्र महसूस होता है। भारत में मुसलमानों की हालत देखकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूर अंदेशी पर यकीन और मुस्तहकम हो जाता है। भारत में मुसलमान जज हो, मुसलमान अदाकार हो, मुसलमान एहलकार हो, मुसलमान वकील हो, मुसलमान तालिब इल्म हो या आम सा मुसलमान कोई शहरी हो, आज वो सब के सब गैर महफूज हैं। कोई इनकार कर सकता है इस बात से? कोई भी नहीं कर सकता। सबको नज़र आ रहा है, कोई अंधा नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, अब तो वीडियोज़ आ जाती हैं सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है वहाँ पे। और वो सब के सब हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि एक बार फिर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारतीय मुसलमानों को अपने लिए आज़ादी की जिद्दोजहद करना होगी, और ये इन्हें खुद करना होगी, क्योंकि भारत में सिवाय इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत के और कुछ नहीं अब चल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता। यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की। कर्फ्यू 200 दिन हो चुके हैं। इस अरसे के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू के बायस इलाज मुआलजा, तालीम व तदरीस, कारोबार, आमदोरफ्त, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद। अगर मैं कहूँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी हैं तो गलत नहीं होगा, और इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। भारत अपने इस गैर इंसानी इक़दाम से दुनिया की नज़रें हटाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है, लेकिन क्या भारत का रवैया इसके दाग धो सकेगा? आपको लगता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे से जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब वार्म वेलकम। 200 दिन ब्रिगेडियर साहब, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़िंदगी कैद है वहाँ पे, सब कुछ बंद। अक़वाम मुत्तहिदा को दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। नहीं फिजा, अक़वाम मुत्तहिदा आपके मुल्क में मौजूद थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, इतना हैवी प्रोटोकॉल उनको दिया गया। और प्रोटोकॉल देना तो खैर पाकिस्तान की जो है ट्रेडिशन है, रिवायत है कि हम मेहमानों को दिल खोल के रिसीव करते हैं और मैक्सिमम उनको लुक आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ यहाँ से कश्मीर के बारे में कहा वो नहायत ही तकलीफ़ दे। अगर वो ना कहते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनके अल्फाज जो हैं वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर हैं। यानी दुनिया के आप डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी, रियाकारी, फ़रेब, धोखाधड़ी का स्टैंडर्ड देखें कि सेक्रेटरी जनरल जो है होता है, ये थे या इनसे पहले थे, एक ओहदा होता है सेक्रेटरी जनरल, उसमें अशख़ास जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो यही सिक्योरिटी काउंसिल, यही UNO, उसमें अमेरिका ने जब दुनिया को तबाह व बर्बाद करने के लिए, अपना जमहूरी मुल्कों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, जब औरतों को असमत दरी करने के लिए, जब लोगों को मारने के लिए, बच्चों को किल करने के लिए, अपने कैप्टिव्स के मुंह पे पेशाब करने के लिए, अबू गरीब के अंदर जुल्म ढाने के लिए, जब उन्होंने मुल्कों को तबाह करने के लिए कोई करारदाद लेनी होती है, डिक्लेरेशन लेना होता है, रेजोल्यूशन लेनी होती है, तो वो 10 मिनट में पास हो जाती है। अमेरिका और बहादुर उठता है, जाके इराक़ पे हमला कर देता है, इराक़ को तबाह बर्बाद कर देता है। उसके बाद वहाँ सारा इक्विपमेंट छोड़ के वापस चला जाता है, वो दाइश के हवाले करता है, वो फर्दर इराक़ को तबाह करते हैं। वहाँ से उठता है, उस भेड़िए की खून की प्यास नहीं बुझती तो वो चला जाता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर इतने जुल्म करता है। अगर कभी आप JSOC जो है ना, जॉइंट सर्विसेज स्पेशल ऑपरेशन कमांड, उसके कभी जुल्म की तारीख़ उठा के देख लेना, या एक किताब है डर्टी वॉर, कभी वो पढ़ ले तो आपको इंसानियत पे शर्म आने लगेगी। आपको अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो सबसे बड़े दहशतगर्द थे, बुश, उसके बाद बरतानिया में टोनी ब्लेयर, क्लिंटन, और अब ये बारक ओबामा, इन्होंने जो जुल्म ढाए हैं ना, इनको शर्म भी नहीं आती, इनका ज़मीर भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें, अब जो UN का सेक्रेटरी जनरल साहब इधर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने फरमाया कि जी कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वो कौन सी रॉकेट साइंस हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। भाई आपकी रेजोल्यूशंस हैं, आपकी UN आप सेक्रेटरी जनरल नहीं थे। नेहरू दौड़ता हुआ गया था UNO में, रेजोल्यूशन पार हुई थी, प्लेबिसाइड कमिश्नर अपॉइंट हुआ था, एक यूनाइटेड नेशन ने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए। उसी ज़माने में UN पीस कीपिंग फोर्स को डिप्यूट किया गया था। मिलिट्री ऑब्जर्वर का ग्रुप पाकिस्तान में आया था, 51 की उठा के देख ले, वो आज तक पाकिस्तान में मौजूद है। कोई प्रॉब्लम होती है, मैं फ़ौज में था, हम यूनिट कमांड कर रहे थे, यूनिटों में होते थे, उन लोगों को बॉर्डर पे बुलाते थे, दिखाते थे कि इंडिया ने ये जुल्म किया है, इंडिया ने ये फायरिंग की, आप खुद इसकी इन्वेस्टिगेट कर ले। वो उन्होंने, इंडिया का इतना बदमाशी है, जलालत की इंतहा है कि वो उसको श्रीनगर से आगे नहीं जाने देते। और आज की तारीख में यहाँ पे UNO के सेक्रेटरी, तो ये बात ये है कि ये हम UNO नहीं रही है फिजा, मैं कहता हूँ इट इज़ UNC, यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन है वो, उसका मैनेजर है अमेरिका, और बाकी जो P5 के पार हैं, जिसका खुद इतराफ़ किया UN के सेक्रेटरी जनरल की ताकत का महवर इन 5 ममालिक के पास है। तो ये तो 192 दिन में देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं। चलें आप कश्मीर का मसला नहीं हल कराते, लॉन्ग ड्रॉन है, नेगोशिएशन होंगे, लेकिन बात चीज़ें ह्यूमन राइट्स क्लॉजेस के अंदर
बाज़ चीज़ें इंटरनेशनल रेड क्रॉस के अंदर आती हैं जिनको यूएन जो है वो मॉनिटर करके उनको डिलीवर कर सकता है। आप अमेरिका के अंदर इंसानी आप कश्मीर के अंदर इंसानी इमदाद की बेसिस पे आईसीआरसी के तैयारे भेज एक छोटी सी बात, डॉक्टर आपने कहा वो डिलीवर कर सकता है, अगर यूएन, लेकिन सवाल फिर वही है ना कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो फिर नीयत में खोट है कि कोई करना ना चाहे। नहीं, वो इसलिए नहीं करना चाह रहा। आज दुनिया को इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें अब किसी डाउट में नहीं रहनी चाहिए। वो इसलिए करना कि यूएन के अंदर जो अगर यही कश्मीर में क्रिश्चियंस आबाद होते, इसी कश्मीर में अगर बुद्धिस्ट आबाद होते, इसी कश्मीर में अगर दलित कोई और अपना नेशनलिटी है, वो कोई और रिलीजन के लोग यहूदी होते यहाँ पे, तो पूरी दुनिया का ज़मीन इसमें भा 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 चीख रहा होता, ये मारे गए, जुल्म हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। पाकिस्तान में ज़रा सा खुद होता है, सारों की ज़बानें बाहर निकल आती है। वहाँ पे चूंकि मुसलमान आबाद हैं तो किसी के मुसलमान आबाद हैं तो वो तो छोड़ दें आप उन ममालिक को, कम से कम वहाँ पे रेजोल्यूशन तो पास हो गई, यूरोपियन यूनियन ने करारदाद तो पास कर दी। यहाँ पे डेबी इब्राहिम जो है वो तो यहाँ आ गई जब उनको निकाला कि वहाँ से भेजा गया अपना इंडिया से। लेकिन कहाँ हैं वो ममालिक जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, सिवाय टर्की और मलेशिया के? उनका ज़मीर कहाँ है? दौलत के अंदर, सोने के अंदर, डील्स के अंदर, बिलियन डॉलर्स के अंदर छुप के रह गया है। उनके कौन पे जू नहीं दिखती। कब्रिस्तान की खामोशी है ओआईसी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में। कोई एक रेजोल्यूशन पास करके उसके बाद वापस अच्छा ब्रिगेडियर साहब एक सवाल, तो जब उन बेचारों की आवाज सिर्फ पाकिस्तान जैसा कि अकेला जी अच्छा जैसा कि आपने बड़ा डिटेल में बताया और यूएन की रेजोल्यूशंस भी हैं, ऑन रिकॉर्ड है बातें, जैसा कि नेहरू वाली बात भी आपने बताई। पाकिस्तान अकेला उस आवाज को लेके चलेगा। आप कंप्लीट करें। मैं कहता कि पाकिस्तान अकेला जब उस आवाज को लेके चलेगा, और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है या आपका इतनी पावरफुल कि आप उसको लोगों को दुनिया को इस चीज़ पे, क्योंकि ताकतवर मुल्क ताकतवर इकोनॉमी से बनते हैं। यहाँ तो जिनकी ताकतवर इकोनॉमी है वो भी डर के बैठे हुए हैं ना। मतलब जिनकी इकोनॉमी पावरफुल है, वो जो अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं, वो जो अमेरिका के साथ तिजारत कर रहे हैं, जो इंडिया के साथ तिजारत कर रहे हैं, बस फिर वही बात है ना ब्रिगेडियर साहब, अपने अपने मुफाद देखे जा रहे हैं ना। चले भूल जाएं कि कश्मीर फिजा मुफाद, अल्लाह ताला ने भी तो कोई मुफाद इम्पोज किए हैं आप पे या नहीं किए हैं? अल्लाह ताला ने भी खुद आप चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, इंसानियत तो एक मजहब के तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद है या नहीं है? वहाँ पे मुसलमानों को भूल जाइए, वहाँ लेकिन मर गई ना इनकी इंसानियत सबकी, जो अंधे बने बैठे, बहरे बने बैठे, जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्योंकि ये जो हिटलर नुमा मूजी वहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये हिटलर नुमा जो मूजी है और मुसोलिनी नुमा। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ऑन रिकॉर्ड है बातें कि यूएन की अपनी रेजोल्यूशन, जैसे कि आपने भी डिटेल में बताया, नेहरू वाली बात आपने बताई कि तब इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कि इन्होंने तब जाके ये झूठ बोला था वहां पे कि हम कश्मीरियों से पूछेंगे, उनको हम हक खुदरादियत देंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ये बातें ऑन रिकॉर्ड है, मुकर नहीं सकते हैं। और ऑलरेडी पता है कि एक मुतनाज़ इलाका है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, फिर अपने पार्लियामेंट में बैठ के इस तरह का डिसीजन लेना कि जी हमारा अंदरूनी मामला है, कश्मीर हमारा है, और ये क्या चीज़, मतलब ये कैसे कर सकते हैं? ये सबको नजर नहीं आ रहा। ये तो खुली खुली कानून की खिलाफ वर्जी है, यूएन की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी है। कैसे हो सकता है? देख, बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी ना कश्मीर की, अभी तो वो अंडर डिटेंशन है ना, तो उन्हें पता चल गया होगा कि उनके साथ जो ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडे और ये बीजेपी आरएसएस की कमीनी किस्म की लीडरशिप है, ये कितनी सिंसियर है। उमर अब्दुल्ला भी अभी अंडर डिटेंशन है। जितने प्रो इंडियंस थे सारे को उन्होंने जेल के अंदर कैद करके रखा हुआ है और निकलने नहीं देते। उस ज़माने में कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में जम्मू एंड कश्मीर की एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि जी हम कश्मीर को, महबूबा मुफ्ती के ज़माने में वो इतनी आगे चली गई थी कि कश्मीर को इंडिया के साथ एनेक्स कर देते हैं। तो उसके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की जो अपना कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला आ गया कि नहीं जी आप किसी, उसके बाद फ़ौरन एक फ्रेश रेजोल्यूशन आ गई यूएनओ की
39 के क्या है, उन्होंने कहा जी कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट कैन नॉट बी एनेक्स्ड विद एनी कंट्री, नीदर पाकिस्तान और इंडिया, उसके राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक चल रही है। ये तो मॉडर्न, आप पुरानी करारदादों को भूल जाएं, ये तो उस वक्त की करारदाद है जिसमें महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। अब यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो कमीनी किस्म की लीडरशिप है ना, जो जलालत की इंतहा से नीचे गुजर गई है, उनका एटीट्यूड देखिए। ट्रंप इंडिया में आ रहा है, ट्रंप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान, ट्रंप इंडिया में आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होगा, टोपी ड्रामे या कुछ सचमुच करके दिखाएगा प्रैक्टिकली? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रिगेडियर साहब इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब। ब्रिगेडियर साहब दोबारा से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बात करने जाते हैं ट्रंप के हवाले से, हम कश्मीर की बात कर रहे थे और ट्रंप जो कि बार बार सालिसी के किरदार की पेशकश करता है। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं ना पंजाबी, अगर आप समझ तो कहते हैं पंजाबी से गोंगलू तो मिट्टी चाड़ना, इसको यही कहेंगे ना हम कि करेगा तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, मैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता था वो मैं इंडियन लीडरशिप जो इस वक्त है ना, ये मूजी हिटलर की और मुसोलिनी अमित शाह की, इनका आप ज़रा इनके आप स्टैंडर्ड्स देखिए। मैं उसकी ये एक तरफ तो कश्मीर में जुल्म ढाते हैं ना, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि कश्मीर में हम जुल्म ढा रहे हैं, और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बड़े मजबूत आदमी के तौर पे पेश करते हैं, अपनी शक्ल इस तरह दिखाते हैं। हालांकि कांग्रेस में एक औरत डांटती है तो कहती है बैठ जाओ नीचे, तुमने इंडिया को क्या दिया है, आरएसएस क्रिएट की लाठियां लेके लोगों को मारते हो। ये इंडिया में पार्लियामेंट में उनकी एक मेंबर कह रही है, मूजी के मुंह पे तमाचा मार रही है। वो बहुत बेशरम इंसान है, उसको शर्म नहीं आती। तो अब वो अपने आप को कहता है कि जी मैंने ये कर दिया, स्ट्रांग। अब उनका एटीट्यूड देखें, आप उनकी जरा लीडरशिप के स्टैंडर्ड का अंदाजा लगाएं, फिर आपको पता चलेगा कि ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे असल में हैं क्या। वो ट्रंप आ रहा है तो वो जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम है अहमदाबाद में, लोग जहाँ पे लोग रहते हैं, गरीब लोग गुर्बत के मारे हुए, उस रोड से जो ट्रंप ने जाते हुए स्टेडियम जहाँ से एड्रेस करना है वहाँ से गुजरे, तो वहाँ उसके सामने दीवार बना रहे हैं ताकि ट्रंप को उनके अंदर की गंदगी नज़र ना आए। उसके साथ अपना रिवर से पानी पंप इन करके बतना कितना हेक्टर वो क्यूबिक मीटर रिवर पानी जो है वो डाला जा रहा है ताजमहल के इर्द गिर्द रिवर में, इसलिए कि वहाँ पे स्टिंक आती है, बदबू आती है। उस बदबू, ये बदबू वो है जो इस लीडरशिप के ज़ात की अंदर की बदबू है। उस बदबू को छुपाने के लिए ये कमीने किस्म की लीडरशिप पानी डाल रही है। यानी आप इनके स्टैंडर्ड करें कि ये उसके बाद जिस तरह शहंशाह नहीं आता, शहंशाह ट्रंप की एक मूर्ति बना के, यानी ट्रंप को अपने मजहब के अंदर भी शामिल कर लिया है। कोई किसी पर्सनालिटी को अगर विजिट कर रही हो, उसको कोई मजहब की सारवी करता है। पाकिस्तान में कोई आए अपना हेड ऑफ द स्टेट, तो क्या आप उसका स्टैचू बना के मस्जिद में रखेंगे? या कहीं कोई जाता है तो कोई क्रिश्चियन के ममालिक में तो वो उसका स्टैचू उठा के कहीं गिरजे में रखते हैं। ये उसका स्टैचू बना के उसके गिर्द उसकी ये वो नहीं, वो एक धूनी दे रहे होते, वो कर रहे होते, उसको टेलीविजन चैनल पे दिखा रहे होते। आप स्टैंडर्ड तो देखें इस लीडरशिप का, इसके दिमागी काबिलियत तो देखें। आप इस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं जिनका जो मेंटल एक्यूमन है वो एक मोहल्ली गले के बाहर खड़े हुए एक गुंडे से भी नीचे है। उनका मेंटल एक्यूमन ही नहीं है। भाई आप किसी हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है ब्रिगेडियर साहब, फिर आपके जवाब में से मैं सवाल निकालूंगी, तो आप उसको इक्वल स्टैंडर्ड पे मिलते हैं। ठीक है जी, अब आपने देखे काफी डिटेल में बता दिया और बड़ी गहरी बात आपने की। अब देखें स्टैंडर्ड क्या है इनका, दिमागी तवाज़ुन मुझे तो वैसे दुरुस्त नहीं लगता है शख्स का जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और जो बीजेपी का आरएसएस वाली सोच, क्या मैं बोलूँ, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे बताइएगा, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, इमरान खान साहब से बहुत सी उम्मीदें। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मुझे कश्मीर का वकील नहीं सफ़ीर समझें, और किसी हद तक उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई। मेरे ख्याल से इतना ही को कर सकता है। अब मुझे बता दें कि इमरान खान साहब बामुकाबला इस तरह की सोच जिसका आपने जिक्र किया अभी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सोच, हिंदुत्व जो उनकी सोच है, आरएसएस की सोच, इमरान खान साहब कैसे लड़ सकते हैं सोच के साथ
ये गहरा सवाल है, बहुत उम्मीदें हैं। और आए दिन मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग जिन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के एसी की ठंडी हवाएं ली, लस्सियां पी इलाकों की और कुछ नहीं किया, वो तनकीद करते हैं इमरान खान पे। इमरान खान से 100 इख्तिलाफात हों, लेकिन इमरान खान कैसे पूरा उतरेगा इस मोदी के साथ, इस मेंटालिटी के साथ, ये बता दें जरा। अगर हमारे यहाँ लोग थोड़ा गहराई में जाके सोचते और इस बात पे गौर करते कि कश्मीर जो इसके लिए पाकिस्तान आवाज़ 1947 से लेके आज तक मुख्तलिफ फोरम पे उठाता रहा है। दरमियान में हमने भी बड़ी गलतियाँ की कि मुख्तलिफ फार्मूले पेश करते रहे, कभी कंट्रोल बॉर्डर का, कभी कोई चुनाव फार्मूला, लेकिन फिर भी जो कश्मीर के लिए हमने उस पूरे मुकदमे का, अगर उसके अंदर जो छुरी घोपी है वो शख्स जिसका आपने नाम लिया, जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था, तो उस टाइम कश्मीर कमेटी के चेयरमैन में तो उसने जो गदर किया, यानी एजाजुल हक का मैं एक जगह इंटरव्यू पढ़ रहा था, न्यूज़ में था, एक स्टोरी छपी हुई थी बहुत अर्सा पहले, उसने कहा जी इस शख्स ने 12 दौरे किए मुल्कों के जब ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन था। एक दौरे पे न जाने से पहले इसने बताया, ना आके बताया कि जी किस लिए दौरा करके आया। कश्मीर कमेटी का आप उठा के देख ले, एक इजलास आपको नज़र नहीं आएगा, एक इजलास जिसमें कश्मीर कमेटी में कश्मीर इशू की बात की हो, वो भी चलो हो गया। उसके बाद जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कश्मीर का मुकदमा चल रहा था और कम अज़ कम आप जुमे के दिन एक लाइन ही बना लेते थे हाथों की, जो इमरान खान ने कहा था, तो उस वक्त ये शख्स जिसका आपने नाम लिया है, ये एक धरना लेके इस्लामाबाद आ गया। वो किसने पे किया था उस धरने के लिए? Who paid for that धरना? और क्यों उस टाइम फ्रेमवर्क में वो धरना हुआ? पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि उसके लिए जो चंदा जमा किया था वो रियाकारी क्या लोगों को, वो क्या झूठ था, सोचना आज़ादी मार्च का नाम दिया गया। अब उसके साथ साथ आप फिजा पाकिस्तान को तो छोड़ें, इमरान खान तो जो कुछ आवाज़ उठा रहा है, इंडिया के अंदर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था सेफ्रॉन टेररिज्म के बारे में? उन्होंने कहा था अगर इस मुल्क को कोई तोड़ मतलब है, ये सेफ्रॉन टेररिज्म इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंडिया के होम सेक्रेटरी ने कहा, इंडिया के बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडिया की मेकिंग में बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं और उनमें सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन्स जो है वो हिंदुत्व और ये मजहब का इस्तेमाल है। आज इंडिया के लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, आज नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहा, वो आज हिंदुओं पे भी, क्रिश्चियंस पे भी, दलित पे भी जुल्म कर रहा है। और वो जुल्म वो है जिसमें इंडिया के अंदर रहने वाली ब्रिगेडियर साहब वक्त खत्म हो गया को दाद बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।